एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो होता है ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, बात यहाँ याद रखनी है कि जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है यही एकमात्र ऐसा कंपाउंड है क्रेब्स साइकिल में जो 5 कार्बन का है। बात को याद रखना है। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जो है वो बनेगा सक्शनल कोएंजाइम ए। 5 कार्बन से 4 कार्बन में आ रहे हैं तो यहाँ पे एक CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, और सक्शनिक एसिड होता है ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड। ये जो फ्यूमेरिक एसिड होता है ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पढ़ा, एरोबिक रिस्पिरेशन का कुछ पार्ट पढ़ा। आज हम उसके आगे क्रेब्स साइकिल शुरू करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल में या क्रेब्स साइकिल चलती कैसे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज होता है उसको हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करके पायरुविक एसिड बनाते हैं। इसमें हमको पता है कि हम 2 ATP जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक, और बनाते हैं 2 NADH2 और 4 ATP। 4 ATP हमने बनाया, 2 यूज कर लिया, तो 2 ATP जो होता है वो फ्री हो जाते हैं। फिर पायरुविक एसिड से हम एसिटिल कोएंजाइम जब ए बनाते हैं तो हमको यहाँ भी पता है कि हम यहाँ पे NADH2 बनाते हैं, ठीक, और CO2 निकलती है। NADH2 बनता है और CO2 निकलती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके मैट्रिक्स में एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसका नाम है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ठीक है, और इस ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के जो फॉर्मेशन होता है, इसी ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से ही जो है सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इसी ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जो एसिटिल कोएंजाइम ए है इसका सिर्फ एसिटिल जो ग्रुप होता है यही ग्रुप जो है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के साथ जुड़ता है, और जो इसका कोएंजाइम ए होता है, कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम ए जो होता है ये बाहर निकल जाता है। ठीक, और किसी दूसरे लिंक रिएक्शन को चलाने के लिए ये कोएंजाइम ए जो है बाहर निकल जाता है, और उसके बाद इसमें जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल भी जो है यूज होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है इसमें यूज होता है। ठीक है, और ये जो सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रिक एसिड जो होता है ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल का। ये जो होता है ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल का, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक, और जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड है ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो होता है ये प्रोडक्ट होता है, इसलिए इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल को ही हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सिट्रिक एसिड होता है इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको जो है हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या TCA साइकिल भी बोलते हैं, इसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से सिट्रिक एसिड बन रहा है इसमें जो एंजाइम का काम होता है उस एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज। ये एंजाइम काम करता है इस ऑक्जेलोएस्टिक एसिड को सिट्रिक एसिड में चेंज करने। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे देखते हैं। जो सिट्रिक एसिड होता है ये सबसे पहले अपना आइसोमर बनाता है, आइसोमर जो बनता है उसका नाम है आइसोसिट्रिक एसिड। लेकिन जो ये आइसोमर होता है ये डायरेक्ट बनता नहीं है, सबसे पहले इंटरमीडिएट एक बनता है जिसका नाम होता है सिस एकोनिटिक एसिड। ठीक है, सिस एकोनिटिक एसिड, ये भी जो है 6 कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक, और उसके बाद जो होता है वो बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ये भी 6 कार्बन का है। ठीक, जब सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बन रहा होता है तो यहाँ से जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है। ठीक, बाहर निकलता है, और जब सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनता है
तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो जुड़ता है, ठीक है। फिर जो है ये आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है ये चेंज होता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। ये फिर आइसोसिट्रिक जो है चेंज होता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन का है, ठीक, इसमें चेंज होता है। और यही वो रिएक्शन है जहाँ पे पहली बार जो है हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। यहाँ पे पहली बार ये हाइड्रोजन निकलता है, Na+ कन्वर्ट होता है NaDH2 में। और ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल है उसमें हम पहली बार हाइड्रोजन यहाँ पे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है। फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड जो होता है ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। और जब ये ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड बन रहा होता है तो यहाँ पे जो होती है ये CO2 बाहर निकलती है। और जो CO2 होती है अगर वो बाहर निकलती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, इस प्रोसेस को। अब हमें एक बात यहाँ याद रखनी है कि जो अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड है यही एकमात्र ऐसा कंपाउंड है क्रेब्स साइकिल में जो 5 कार्बन का है। इसके पहले वाले जितने थे वो सब 6 कार्बन के हैं और इसके बाद वाले जितने होंगे वो सब 4 कार्बन के होंगे, ठीक है। इस बात को हमें याद रखना है। अब अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड से जो है वो बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा। इससे बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ठीक। सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा और ये 4 कार्बन का है। और जब ये प्रोसेस हो रही होगी तो 5 कार्बन से 4 कार्बन में आ रहे हैं तो यहाँ पे एक CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा, NaDH2 बनता है Na+ से, ठीक। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड है, ठीक, इससे जो सक्सिनिल कोएंजाइम बढ़ते समय जो होता है, जब एक CO2 निकली है तो CO2 का निकलना जो होता है वो होता है डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन उसको बोलते हैं। ये प्रोसेस में जो है डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, ठीक। और यहाँ पे हाइड्रोजन में निकला है, मतलब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। यहाँ जो ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, ये एंजाइम जो है ये अलग है, लेकिन जो इसका हेल्पर है कोएंजाइम ए, ये हेल्पर जो है ये सेम है। जो वहाँ एस्टिल कोएंजाइम ए का जो हेल्पर था वही सेम हेल्पर यहाँ पे है। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो सेम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए Na+ भी है, ठीक। अगर Mg+2 TPPLA अगर इसको हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, और कोएंजाइम ए तो यहाँ पे है ही है, कोएंजाइम ए अगर इनको हम सबको रख दें तो ये सब वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वहाँ पे काम कर रहे थे एस्टिल कोएंजाइम ए के केस में, ठीक है। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो होता है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक। अगर यहाँ सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ से जो कोएंजाइम है वो निकल जाता है, जो कोएंजाइम है ये बाहर निकल जाता है। ये कोएंजाइम जो है वो बाहर निकल जाता है यहाँ से,
ठीक। और यहाँ पे जो होता है, एक जो जीडीपी का मॉलिक्यूल होता है, जीडीपी, ये कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी के मॉलिक्यूल में, ठीक है। लेकिन ये जीटीपी जो है तुरंत फिर कन्वर्ट होता है, ये जीटीपी जो होता है ये तुरंत फिर कन्वर्ट होता है जीडीपी में, हाथों हाथ ही। जैसे जीडीपी से जीटीपी बना, फिर जीटीपी से तुरंत जीडीपी फिर बन जाता है, ठीक। और ये जीडीपी जो है, इसका फॉस्फेट जो होता है, ये फॉस्फेट लेके जो एडीपी होता है, एडीपी, वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसके लिए लाइन लिखती है, इन ए कपल रिएक्शन जीटीपी कन्वर्ट होता है, जीडीपी जो है कन्वर्ट होता है जीटीपी में विद ए साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी इनटू एडीपी, ठीक है। इसका मतलब जब जब हम जीटीपी पढ़ेंगे, जब जब हम जीटीपी पढ़ेंगे तब तब हम एटीपी भी साथ में पढ़ेंगे उसके, ठीक है। फिर ये सक्सिनिक एसिड है, ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, ये सक्सिनिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड। ये भी 4 कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है। और जो इसमें एंजाइम काम आता है, वो एंजाइम का नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम काम आता है सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करने में, ठीक है। इस रिएक्शन में जो होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो Fe+, एक मॉलिक्यूल Fa+, जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है FADH2, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है ये ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर भी ये भी प्रोसेस जो है ये भी ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन निकल रहे हैं ना, तो ये भी प्रोसेस जो है ये भी ऑक्सीडेशन है। फिर ये फ्यूमेरिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, ये जो फ्यूमेरिक एसिड होता है ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। और जब ये फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड जो है बन रहा होता है, तब यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल आके जुड़ता है, ठीक। और उसके बाद ये जब फ्यूमेरिक एसिड है, अरे मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड जब चेंज होता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में, ये जब यहाँ से यहाँ जाता है, चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, तो इस रिएक्शन में भी जो होता है हाइड्रोजन निकलते हैं, NaDH2। और यहाँ पे भी जो है ऑक्सीडेशन होता है, ये भी जो प्रोसेस है ये भी ऑक्सीडेशन है, ठीक। तो ये साइकिल जो पूरी आपने देखी, यही साइकिल जो है ये क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आएंगे, एनसीईआरटी में पेज नंबर 231, 231 नंबर पेज पे आएंगे, जहाँ एरोबिक रिस्पिरेशन लिखा है हेडिंग, उसमें जो 2 पॉइंट मैंने छुड़वाए थे उस पॉइंट को पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा है द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल CO2 जो है लीव करते हैं, तो कहाँ कहाँ लीव करते हैं ये देखिए, एक मॉलिक्यूल CO2 का ये लीव करता है, यहाँ निकलता है, एक मॉलिक्यूल CO2 का ये निकलता है, एक मॉलिक्यूल CO2 का ये निकलता है। मतलब ये जो पहला पॉइंट है एनसीईआरटी में, ये पहला पॉइंट जो होता है ये लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों का है, ठीक है। इस पॉइंट के सामने लिख लेंगे लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब हमको पता है कि जो एक ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते हैं 2, एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो होते हैं वो 2 बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। और जब 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम ए भी बनेगा, ठीक है। और फिर ये जो क्रेब्स साइकिल होती है ये भी 2 बार चलेगी,
जो क्रेब्स साइकिल है ये भी 2 बार ही चलेगी, क्रेब्स साइकिल ये भी 2 बार चलेगी। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है उसमें पता है हमको एरोबिक रिस्पिरेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है उसमें चलती है। और जो ईटीएस होता है, ईटीएस जो होता है ये चलता है इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का उस पर चलता है। तो अब तक आपने ध्यान दिया होगा कि जहाँ जहाँ भी हाइड्रोजन निकले हैं, जहाँ जहाँ भी हाइड्रोजन निकले हैं, चाहे फिर वो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे NAD+ ने लिया हाइड्रोजन, ठीक, या यहाँ पे हुआ, चाहे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हुआ, चाहे लिंक रिएक्शन में हुआ, और चाहे क्रेब्स साइकिल, जहाँ जहाँ भी हाइड्रोजन निकले हैं, ठीक है, तो उसको दिया गया है NAD+ को। लेकिन जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ठीक, जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ये वाला एंजाइम है, ये एंजाइम जो है, इसने जो अपने हाइड्रोजन है वो NAD+ को नहीं दिया, उसने अपने हाइड्रोजन दिए हैं FAD+ को और कन्वर्ट हुआ FADH2 में। ठीक है, क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल है वो मैट्रिक्स जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया उसमें चल रही होती है, लेकिन जो ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये वाला एंजाइम जो है, ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर पाया जाता है, मतलब उस पर प्रेजेंट होता है। और इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है उस पर जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो FAD+ है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है और NAD+ को अपने हाइड्रोजन ना देके FAD+ को देता है। ठीक है, तो आज के बाद हम ये बोलेंगे कि जितनी भी रिएक्शन होती हैं, ऑल द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल, लिखते हैं हम यहीं पे, लिखेंगे ऑल द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल occurs in matrix of mitochondria, occurs in matrix of mitochondria except one, और वन वो जो एक है वो कौन सी है, वो ये वाली है, क्योंकि ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे इसकी ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एक बात, अगर आपको क्रेब्स साइकिल को लेकर चलाना है, मतलब अगर हमको क्रेब्स साइकिल को चलाना है तो हमको बार बार जो होता है NAD+ और FAD+ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, NAD+ और FAD+ की जो है वो जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो NADH2 है, NADH2 जो है वो चेंज हो, बार बार चेंज हो NAD+ में, और जो FADH2 है ये भी चेंज हो FAD+ में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है NADH2 से NAD+ और FADH2 से FAD+, ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस जो होती है ETS में चलती है। ठीक है, तो जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल में जो होता है वो NADH2 जो होता है ये देता है ETS को, क्रेब्स साइकिल जो होता है वो NADH2 देता है ETS को। ठीक, NADH2 और FADH2 देता है ETS को, और जो ETS होता है वो क्रेब्स साइकिल को देता क्या है, NAD+ और FAD+। ठीक है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल होता है और ETS ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, मतलब एक साथ ही चलेंगे, क्योंकि जब इसकी जरूरत होगी ETS में तो क्रेब्स साइकिल का चलना जरूरी है, अगर इसकी जरूरत है क्रेब्स साइकिल में तो इसका मतलब ETS का चलना जरूरी है, तो दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा क्रेब्स साइकिल। अब आप इसको NCERT में पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।